वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि हम अभी वर्गीकी के बारे में पढ़ रहे हैं कि जैसे अगर किसी भी लाइक जैसे किसी को भी अगर आपको किसी भी एक जंतु के साथ में उसके विकासवादी संबंध को स्थापित करना है तो उसके वर्गक बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एक प्राणी हूँ, लेकिन मुझे इस मेरे मुझसे कितने प्राणी मुझसे समानता रखते हैं इस पूरे जंतु जगत में, तो उसको हम 7 वर्गकों में उसको दिखा सकते हैं। तो हमने 7 वर्गक बनाए थे। तो अगर जैसे कि उस वर्गक से ये पता चलता है कि हमारा संबंध बहुत सारे अदर जंतुओं के साथ में, जैसे कि साँप के साथ में भी है और कह सकते हो किसी भी कछुए के साथ में भी है, शेर के साथ में भी है, बहुत सारे हाथी के साथ में भी है, बिल्ली के साथ में भी है। कह बहुत सारे जंतुओं के साथ हमारा संबंध होता है। बहुत सारे जंतु हैं जिनके साथ हमारा संबंध है और इस संबंध को हम दिखा सकते हैं अलग-अलग वर्गक के अंदर। जैसे होता है ना कि जैसे कहने का मतलब है कि वर्गक कैसे बने, जैसे कि मान के चलो आप एक क्लास में पढ़ रहे हो। मान के चलो आप एक जैसे कि आप अभी 11th क्लास के अंदर हो। ये 11th क्लास के अंदर एग्ज़ाम्पल के लिए 4 वर्ग बने हुए हैं ए, बी, सी, डी। ठीक है? तो सबसे पहले क्या किया आपकी आपकी मान के चलो आप ए वर्ग के अंदर हैं, ए क्लास ए के अंदर हैं आप। तो आप सबसे और उसके अंदर 30 स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने 15-15 तो वो डिवाइड कर दिए। तो हम थोड़ा-सा नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। जैसे आप मान के चलो कि जैसे मान के चलो आपका नाम रवि है। तो सबसे पहले पूछा रवि तुम कौन से रवि तुम कौन स आप मान के चलो 11 के अंदर हमने 2 ग्रुप बना रखे हैं 11th ए के अंदर, 11th A1, 11th A2। सो सबसे पहले पूछा रवि तुम कौन से वर्ग में आते हो? आपने बोला सी मैं 11th A1 में आता हूँ। अच्छा 11th A1 में आते हो आप? ओके। तो हाँ 11th A1 में आता हूँ। 11th एक एक A1 किस में आता है? 11th A1 आता है 11th A के अंदर। अच्छा 11th ए के अंदर 11th A1 आता है। हाँ 11th A1 के अंदर मतलब 11th A1 के 11th A में 11th A1 आता है। अच्छा ठीक है। तो 11th में कितने ग्रुप हैं आपके? उसने बोला 4। 11th A, B, C, D। अच्छा आपके ओके, ओके, ओके समझ गया। तो आपके 11th है आपका कौन से आपकी पारी में आपकी क्लास लगती है? उसने बोला सेकंड पारी में लगती है। तो सेकंड पारी में कितने क्लास आती है? उसने बोला 11th और 12th आती है। फिर आपने बोला अच्छा आप 11th-12th में आप 11th और 12th की पारी लगती है आपके सेकंड में? उसने कहा हाँ। फिर आप उसके बाद कहाँ पहुँचे? आप स्कूल फिर आप क्या हुआ फाइनली क्या हुआ आप अच्छा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आपने बोला कि मैं प्राइम अचीवर में पढ़ता हूँ। तो इसी तरीके से आपका पूरा सिस्टम बन गया। मतलब आपने बिल्कुल छोटे से ग्रुप से शुरू किया और एक आप पूरे एक बड़े स्कूल तक पहुँच गए। तो इसे कहते हैं वर्गीकी का निर्माण करना। ठीक है? तो आज हम बस उसी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में कुछ उससे प्रॉब्लम हो गया था मतलब कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई, तकनीकी कुछ एरर आ गई थी, जिसकी वजह से मेरा लेक्चर सडन बंद हो गया था, अचानक से बंद हो गया, तो मैं अपना लेक्चर पूरा कवर नहीं कर पाया। बट जितना था मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश ज़रूर की। तो आज इसकी वर्गीय की श्रेणियों में हमने देखा था हम किसी जाति से शुरू करते हैं, फिर हम वंश में जाते हैं, तो इस वंश में बहुत सारी जातियाँ आती हैं। जब हम कुल में जाते हैं तो बहुत सारे वंश आ जाते हैं, लेकिन अब कुल के अंदर मान के चलो बहुत सारे वंश हैं। तो उन वंश की जो जातियों के बीच में संबंध आपको कम स्थापित होंगे। फिर गण के अंदर बहुत सारे कुल आ जाते हैं, फिर वर्ग के अंदर बहुत सारे गण आ जाते हैं और संघ के अंदर बहुत सारे वर्ग आते हैं और जगत के अंदर बहुत सारे संघ आते हैं। जगत के अंदर तो सब कुछ आता है। हम किसी एक एक विशेष जगत की बात करें, हम जंतु जगत की बात करें, पादप जगत की बात करें, बैक्टीरिया जगत की बात करें, तो उसमें तो सब कुछ आता है। हम कल यहाँ तक पढ़ रहे थे गण के बारे में, मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि कुछ पूरा तरीके से नहीं हो पाया था, तकनीकी खराबी होने की वजह से। गण क्या होता है? आपने पहले देखा जैसे कि संवर्ग जैसे स्पीशीज़, वंश, कुल समान 3 लक्षणों के आधार पे आधारित है। कहने का मतलब है कि आपने पहले देखा जैसे स्पीशीज़, वंश, कुल समान 3 लक्षणों पे आधारित है। मतलब कहने का सबसे पहले स्पीशीज़ आती है, फिर वंश आते हैं, मतलब स्पीशीज़ मतलब प्रजाति है, फिर वंश है, फिर कुल है। तो मतलब ये समान लक्षणों के आधार पे हम उनको विभाजित करते हैं कि कुल के अंदर बहुत सारे वंश आते हैं, वंश के अंदर बहुत सारी जातियाँ आती हैं। प्राय गण और उच्च स्तर वर्गीय की पहचान के समूह के आधार पे करते हैं। मतलब गणों को हम गण क्या है? उच्च स्तर वर्गक है, उच्च स्तर का वर्गक है। तो गण के अंदर हम जो-जो कुल के अंदर समानताएँ दिखती हैं, जिन-जिन कुल के अंदर समानताएँ आपको दिखती हैं, वो सारे कुल हम एक गण के अंदर डाल देते हैं। गण में उच्च स्तर वर्ग के कारण कुलों के समूह होते हैं, ठीक है? जिनमें एक कुछ लक्षण एक समान होते हैं, आप यहाँ पे देखिए, जिनमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं, उसमें से कुछ जैसे कि मैं यहीं से शुरू करता हूँ। जिसमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं, उसमें से एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंशों की अपेक्षा कम होते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलो आपके कुलों के अंदर आपके जो कुल है, उस कुल के अंदर कुछ समानताएँ आपको दिखाई दी। वो सारी समानताओं के आधार पे आपने उसको गण में डाल दिया। अब कुल के अंदर क्या थे? वंश थे। अब लेकिन आपने बहुत सारे कुल को एक वंश कुलों को मिलाकर
एक कुल ए कुल बी को मिलाकर आपने गण में डाला और कुलों के अंदर वंश आते हैं, तो ए कुल के वंश और बी कुल के वंश के बीच में आपको समानताएं बहुत कम दिखाई देंगी। पादप कुल जैसे कॉन्यूलेसी और सोलनेसी को पॉलीसिनेसी गण में रखा गया है। उसका मुख्य आधार क्या है? पुष्पी लक्षण है, मतलब पुष्प के आधार पे सोलनेसी एक अलग कुल है, कॉन्यूलेसी एक अलग कुल है, दोनों में अलग अलग वंश आते हैं और अलग और लेकिन उसमें समानताएं दिखती हैं, क्योंकि पुष्प आधार के ऊपर को समानताएं दिखती हैं, जिस समानताओं को हमने उनको गण में रखा। अब जैसे कि कार्निवोरा गण जिसमें फेलिडी और कैनिडी, फेलिडी के अंदर ध्यान रखना इसमें क्या आता है, आपकी बिल्लियां आती हैं और कैनिडी के अंदर कुत्ते आते हैं। ठीक है, ये फैमिली है, मतलब आपके कुल है। तो फेलिडी हमने बताया था ना, फेलिडी के अंदर आपकी बिल्ली भी आती है, आपका शेर भी आता है, चीता भी आता है, टाइगर भी आता है फेलिडी के अंदर। कैनिडी के अंदर कुत्ता आता है। दोनों को एक ही कुल में रखा कार्निवोरा, मतलब कुल आपके अलग अलग है, कुल अलग अलग है, लेकिन कहीं कुछ समानताएं दिखाई देगी तो गण में रख दिया। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है इसमें हम क्या करते हैं, हम समूह की अब स्टडी करते हैं, समूह का अध्ययन करते हैं। अगर आप एक जैसे बिल्ली के आधार पे अगर अध्ययन करके गण को परिभाषित करेंगे ना, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल्ली से आपको बिल्ली के आधार पे कैसे एक उच्च स्तर वर्ग को बनाएंगे, फिर आप कभी समानता ही देख सकते। तो हम समूह के आधार पे क्या समानता आपको दिख रही है, मतलब मान के चलो कि फेलिडी और एक कैनिडी है, ठीक है, उनके आधार पे आप क्या समानता ले सकते हो, दोनों पालतू हैं, बस यही कुछ एक दो समानता आपको दिखाई देंगी कि ये दोनों पालतू जानवर हैं, चलो ठीक है, इनको एक ही गण के अंदर रख दो। ठीक है, लेकिन अगर एक अब कुल के अंदर एक समानता दिखाई दी, कुल के अंदर आपको एक समानता दिखाई दी, दोनों पालतू है, तो चलो उसको आपने एक ही कार्निवोरा गण में दिखा दिया। लेकिन अगर आप रियल में जाके देखो तो फेलिडी के अंदर शेर भी आता है, तो क्या शेर क्या पालतू होता है? नहीं, पालतू नहीं है, लेकिन एक समानता मिल गई बिल्ली की वजह से कि पालतू है, तो कैनेडी में भी कुत्ता आते हैं, पालतू है, चलो ठीक है, उसको घर में हम डोमेस्टिक एनिमल है, मतलब घरेलू प्राणी, घरेलू जानवर है, तो उसको एक ही गण के अंदर रख दीजिए। इस तरह से रखा गया। फिर वर्ग आता है, वर्ग में भी आप थोड़ा सा और ऊपर चले गए, वर्ग में हम क्या करते हैं, इसमें संबंधित गण आते हैं, जैसे कि प्राइमेटा गण, इसके अंदर प्राइमेटा गण है, जैसे प्राइमेटा गण जिसके अंदर आपके बंदर भी आता है, गोरिल्ला भी आता है, गिब्बॉन भी आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ते आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया। इसके तरफ मैमेली में अन्य गण भी आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम भी मैमेलिया वर्ग के अंदर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिखा कारण, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिखाया प्राइमेटा गण, जिसके अंदर बंदर, गोरिल्ला, गिब्बॉन आते हैं, कार्निवोरा गण, ओके, जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ते आते हैं, उसको मैमेलिया वर्ग में रखा गया। और मैमेलिया वर्ग में हम भी आते हैं, हम भी मैमेलिया वर्ग के अंदर आते हैं। तो मतलब देखिए, प्राइमेटा गण है जिसके अंदर बंदर भी है, गोरिल्ला भी है, गिब्बॉन भी है, और कार्निवोरा गण जिसके अंदर बाघ, बिल्ली, कुत्ते, ओके, और आपके शेर, चीते, जो कार्निवोरा गण है, ये सभी इनकी एक ही समानता है कि सब ये मैमेलिया के वर्ग के अंदर आते हैं। तो सभी मैमेलिया वर्ग इसके अंदर डाल दिया गया, सभी मैमल्स हैं। ठीक है, अब आता है संघ और भाग। ये अब थोड़ा सा और ऊपर का चला गया, अब ये बहुत ऊपर का चला गया। संघ, ध्यान रखना, हम जब जंतुओं को क्लासिफाई करते हैं तो हम संघ यूज करते हैं, और भाग हम यूज करते हैं जब हम पादपों को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो वर्ग जिसमें जंतु, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं, मतलब कितने सारे वर्ग हैं उसमें, और अगले उच्च स्तर संवर्ग जिसमें संघ आते हैं उसका निर्माण करते हैं। इन सभी को एक जैसे गुण जैसे पृष्ठरज्जु और पृष्ठिकोकल तंत्रिका के आधार पे कोर्डेटा संघ में रखा गया है। कहने का मतलब है मछली, उभयचर, उभयचर कहने का मतलब है उभयचर के अंदर आते हैं आपके मेंढक, ठीक है, उभयचर होते हैं, सरीसृप और स्तनधारी, ठीक है, ये सब बहुत सारे वर्ग हैं। मछली का एक अपना अलग वर्ग है, उभयचर एक अलग वर्ग है, सरीसृप का अलग वर्ग है, स्तनधारी का एक अलग वर्ग है, लेकिन ये सारे आते एक ही संघ के अंदर है। वो होता है पृष्ठधारी, मतलब इन सबके अंदर पीछे की तरफ मेरु रज्जु होती है, मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, मतलब पीछे की तरफ जो होती है नोटोकॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो सबका एक ही लक्षण है। तो हम भी कोर्डेटा संघ, हम भी कोर्डेटा संघ के एक सदस्य हैं। तो अगर आप देखोगे, अब कोर्डेटा संघ के आप सदस्य हो, लेकिन आपका मिलान मछली से भी हो रहा है, यहाँ पे उभयचर मतलब कहने का मेंढक से भी हो रहा है, इसका एम्फीबियन कहते हैं, सरीसृप से भी हो रहा है, पक्षी से भी हो रहा है, मतलब हर एक जानवर से कहीं ना कहीं आपकी समानता जरूर है। ठीक है, पौधों में इन वर्ग जिसमें कि एक समान लक्षण आता है उसको हम डिवीजन रखते हैं। मैंने बताया था ना, डिवीजन मतलब भाग। ठीक है, तो जब जंतुओं को विभाजित किया जाता है तो हम संघ यूज करते हैं, जब पादपों को विभाजित किया जाता है तो हम उसको भाग कहते हैं। अब देखिए, जगत की अगर आप बात करें, जगत तो ये क्या होता है ना, ये तो पूरा जगत ही एक है, तो जंतु जगत में तो सारे जानवर आते हैं,
जंतुओं के वर्गीकृत तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणी को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के पौधों में रखा गया है। मतलब कहने का मतलब है जैसे कि आपने वह वर्ग को, सारे वर्ग को आपने जंतु जगत में रख दिया, ठीक है, लेकिन पादपों की बात करें तो उसमें सभी जो भाग हैं उसमें वर्ग और भाग अलग अलग होते हैं। भाग मतलब पादप के लिए आता है, तो सभी भागों को आपने पादप जगत के अंदर रख दिया। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा। हम एनिमेलिया जगत है, क्योंकि जंतु जगत को एनिमेलिया जगत कहते हैं, जिससे उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। जंतु और पौधे तो बिल्कुल ही अलग है ना, तो इसलिए अलग किया गया, और पौधों को हम प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में इन दो वर्गों जंतु और पादप जगत कहेंगे। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जंतु जगत पढ़ेंगे और पादप जगत पढ़ेंगे। इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग की संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। कहने का मतलब है आरोही क्रम, मतलब स्पीसीज से लेकर जगत तक, मतलब ऊंचे बढ़ने वाले क्रम तक दिखाया गया कि अगर मेरा संबंध इस जंतु जगत में कितने सारे जंतुओं तक है, तो उसको स्थापित करने के लिए 7 वर्ग बनाए गए हैं। ये संवर्ग है, यद्यपि वर्गीय वैज्ञानिकों ने इस पदानुक्रम के उपसंवर्ग भी बनाए हैं। ओके, इनमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है, लेकिन आपके कोर्स में उपसंवर्ग नहीं है। ये एमएससी और बीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते हैं उपसंवर्ग, आपको इतना नहीं जानना है, आपके लिए बस इतना ही काफी है, ठीक है। चलिए, ये मैंने एक आपके बुक से लिया था, तो इसमें क्या है कि कुछ वर्गीय के संवर्ग और कुछ सही जीव हैं, आपको सर समझने में आसानी हो, लेकिन आपको ये याद नहीं करना है। पहली बात, जब भी आपको अभी आपको याद नहीं करना है, इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। जैसे अगर हम मानव की बात करें, मानव का नाम क्या होता है? होमो सेपियन, जिसमें से होमो उसका वंश है और सेपियन उसकी जाति है, ठीक है। तो इसका वंश क्या? होमो है, कुल क्या होता है? होमोनिडी है, गण क्या होता है? प्राइमेटा है, वर्ग क्या होता है? मैमेलिया है, और ऑर्डेटा है। ये तो हमने पहले भी देखे हैं। घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का मतलब उसका वंश है, डोमेस्टिका मतलब घरेलू है, तो इसके लिए इसका जाति का नाम डोमेस्टिका रख दिया। और इसका कुल क्या है? म्यूसिडी, गण क्या है? डिप्टेरा, वर्ग क्या? इंसेक्टा, और गण क्या है? ऑर्थोपेडा। इस ऑर्थोपोडा के अंदर आपके कॉकरोच भी आते हैं। इंसेक्टा हम बोलते हैं ना, इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट उसका, हम कहते हैं ना ये इंसेक्ट है, वो एक्चुअली इंसेक्ट नहीं, वर्ग, हम उसके वर्ग की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता ना वो वर्ग होता है। ऑर्थोपोडा के अंदर कॉकरोच भी आता है। आम की बात करें, मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगनीफेरा उसका वंश हो गया, एनार्केडिसी उसका कुल हो गया, सैप्लिडेंस उसका गण हो गया, वर्ग हो गया डाइकोटिलेडोन, और संघ हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एक बहुत बड़ा वर्ग है, एंजियोस्पर्म में बहुत बड़ा भाग है, संघ नहीं से भाग बोलेंगे क्योंकि पादप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ा भाग है एंजियोस्पर्म, ठीक है। और वर्ग भी बहुत बड़ा है डाइकोटिलेडोन। वर्ग भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है मोनोकोटिलेडोन और एक होता है डाइकोटिलेडोन, ठीक है। सिगियो एंड ट्रिटिका मैस्टिवम, तो यहाँ पे देखेंगे कुल पोइसी, गण पोएलस, और वर्ग हो गया मोनोकोटिलेडोन, और लेकिन संघ एक होता है एंजियोस्पर्म। यहाँ पे संघ दो तरीके के होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए एंजियोस्पर्म बहुत बड़ा संघ है। एंजियोस्पर्म तो बड़े हाइट के जो प्लांट होते हैं, या फिर जिसमें आपको द्विबीजी पत्र होते हैं, चलो बाद में समझा दूंगा, आपको कंफ्यूजन होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये आज हमारा यहाँ पे एक चैप्टर खत्म हो गया। अब हम उसके बाद में हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे जैविक वर्गीकरण के बारे में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम हर जंतु के हर चीज के बारे में, मतलब हम सिर्फ जंतु के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बहुत सारे जानवरों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट भाग खत्म हो गया, जिसमें हमने विभिन्न तरीके के जंतुओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के वर्गों के बारे में स्टडी की। धन्यवाद।